नमस्कार। आज की वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम एक समाचार की परिक्रमा करते हुए उस पर अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर 2020 को उसकी आंतरिक समिति ने, जिसमें 5 सदस्य थे, एक निर्णय दिया कि अब बड़े कॉरपोरेट घरानों को भी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। आज की चर्चा हमारी भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर है। भारत में सबसे पहले जो निजी बैंक अर्थात कॉरपोरेट घरानों के बैंकों में अगर किसी का नाम आता है तो 1917 में टाटा समूह द्वारा टाटा इंडस्ट्रियल बैंक की स्थापना की गई थी। आगे चलकर 1923 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय कर दिया गया था और आप कह सकते हैं कि भारतीय बैंकिंग इतिहास में यह पहला विलय था। इसके बाद 1943 में श्री घनश्याम दास बिरला जी द्वारा यूको बैंक की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। 1969 में इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके पूर्व सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद 1969 में अर्थात 1969 में एक विधेयक लाकर, इस विधेयक का नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस। इसके अंतर्गत 14 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अर्थात प्राइवेट बैंक, निजी बैंकों में कुछ असुविधा रही होगी, कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई होंगी जिनके कारण उनका राष्ट्रीयकरण जरूरी हो गया था। 6 बैंकों का 1980 में पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया थे। इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद काफ़ी दिनों तक बैंकों के निजीकरण की पुनः एक बार बात चलने लगी थी और इस निजीकरण की प्रक्रिया में कई बातें आई गई। सन 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः एक बार निजी बैंक खोलने का एक अवसर दिया था। इस अवसर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक को ही लाइसेंस मिल पाया था। हालांकि अन्य कॉरपोरेट घरानों ने भी आवेदन किया था पर उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाया था। अब आइए हम इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया और बैंकों के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम बैंकों के प्रकार का विभाजन करें तो हम उसमें देखेंगे कि 4 प्रकार के बैंक भारत में चलते हैं। पहला बैंक है जिसे कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक अर्थात इसे पब्लिक सेक्टर के बैंक कहा जाता है। इसमें आपके कुल बैंकों का कुल 50% शेयर बैंक के पास रहता है और बाकी चीज़ें लोगों के पास रह सकती है। सबसे पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, लेकिन अब एक दूसरे में विलय होते होते कुल 12 रह गए हैं। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में प्राइवेट बैंक आते हैं जो आज कुल 21 हैं। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं जो कुल 44 हैं और इसके अलावा कुछ विदेशी बैंक भी हैं जो आजकल भारत में काम कर रहे हैं। दूसरा प्रकार जो बैंकों का आता है वह है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तीसरा प्रकार है पेमेंट बैंक और चौथा है कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट बैंक अर्थात भुगतान बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से कुल 4 बैंक हैं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो या तो सरकार के पास हैं या किसी निजी संस्थान के हाथ में है, लेकिन इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या है कि इसके जो प्रोमोटर होते हैं वो कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई निजी बैंक या कोई समिति हो सकती है और इसको कोई जो बैंकिंग क्षेत्र के नहीं हैं वो भी चला सकते हैं या फिर स्थानीय क्षेत्र के लोग चला सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक है कि कम से कम 500 करोड़ से अधिक की उनके पास संपत्ति हो और इनका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस 40% से अधिक हो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कहे जाते हैं। इनमें न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी होनी आवश्यक है और ये माना जाता है कि अगले 5 वर्ष में इनकी पूंजी 200 करोड़ हो जाएगी। अगर इस शर्त पर ये खरे उतरे तो इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस दिए जाते हैं अर्थात एसबीएफ दिए जाते हैं। इसके बाद जो अगला बैंक है पेमेंट बैंक अर्थात भुगतान बैंक। ये
भुगतान बैंक कोई भी समिति इसकी सेवा दे सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि इसका परिचालन डिजिटल माध्यम से होगा और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम बैंकिंग सुविधा के समान नहीं मिल पाती। इसमें अधिकतम भुगतान 1 लाख रुपया तक हो सकता है और इसके लिए भी न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी आवश्यक है और वो भी प्रथम 5 वर्ष तक कम से कम 100 करोड़ की पूंजी हो। ये बैंकिंग नियमावली 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त होते हैं और इनकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2015 को किया था, या कह सकते हैं इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। अगली जो बैंकिंग की प्रक्रिया है जिसे कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, ये कोई समिति चलाती है। इसमें अर्बन कोऑपरेटिव या प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के नाम से चलता है। इसको भी अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन नहीं किया गया था, लेकिन 26 जून 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक विधेयक ला करके कोऑपरेटिव बैंक को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन करने की बात कही है और यह भी बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत आता है। 1 मार्च 1966 को कोऑपरेटिव बैंकों को बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। इसमें स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मतलब जो भी राज्य हैं उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत बैंकों को पंजीकृत किया जाता है और इन पर बैंक के समस्त नियम लागू होने के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955 भी लागू होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वही सदस्य इसके ग्राहक भी होते हैं, अर्थात जो संचालन कर रहे हैं वही इसके ग्राहक भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा में बस यहीं तक। अगली चर्चा में हम फिर कुछ नया चीज़ लेकर के हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे इस सत्र को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।